नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राज सर। मैं प्रज्ञा पांडे। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और हम जिस टॉपिक से प्रश्न लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा है। उससे संबंधित हम यहाँ पर प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आगामी आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उन सब में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम देर ना करते हुए अपनी आज की पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था। तो दोस्तों, कब लागू किया था ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब होगा 1793 में। 1793 में ब्रिटिश सरकार ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इससे क्या हुआ था? इससे जो ब्रिटिश कंपनी थी उसको क्या हुआ था? उसको नियमित आय होने लगा था। उसको ब्रिटिश कंपनी को नियमित आय इससे मिलने लगा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अपना अगला प्रश्न। अगला है, नेक्स्ट भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। क्या होगा इसका सही जवाब? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब? प्लासी की युद्ध के बाद जो है भारत में अंग्रेजों की लूट जो है शुरू हो गई थी। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सबको पता होगा 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 1757 में। और प्लासी के युद्ध के बाद ही जो है भारत में अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किसके कार्यकाल में हुई थी? चलिए, अगर आप ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने, बताइए किस शहर में स्थापित किया गया था? अगर आप ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मुंबई में जो है भारत में पहला सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थर्न इंडिया किसे कहा जाता है? उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? किसे फादर कहा जाता है उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा सही होगा? अगर आप ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन बर्ड को जो है उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का फादर या प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा सही होगा? अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वायनाड जनपद में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बगान लगाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा रेयत वाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा रेयत वाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। कहाँ कहाँ जो रेयत वाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था बताइए? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में और बम्बई प्रेसिडेंसी में और इसके साथ असम में भी किया गया था लागू। ठीक है, कहाँ किया गया था? मद्रास में भी, बम्बई में और असम में भी लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? ऑप्शन आपके सामने, किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक क्षेत्र में। देखिए, अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसका तो मकसद था व्यापार करना, लेकिन जब इन्होंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संपदा है तब इनका जो है अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? आर्थिक पर। मतलब कि वो जो लूटना चाहते थे भारत को, ठीक है, तो किस पर पड़ा था? आर्थिक। ठीक है, आर्थिक के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था पर जो है अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए।
तो ऑप्शन नंबर सी अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम भारत में रेल लाइन बिछवाई थी। ठीक है, किसने बिछवाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो उस समय भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के लिए प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए कौन सा जो है क्षेत्र प्रसिद्ध था? तो बताइए, इसका ऑप्शन आपके सामने है। बताइए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का जो बिहार क्षेत्र था वो अफीम उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, बिहार में ही अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन, ठीक है, आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो बताइए किसने किया था। इसका ऑप्शन आपके सामने है। बताइए किसने किया था। हाँ जी, अगर आप ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन का विचार का प्रतिपादन किया था। इन्होंने कहा था कि जो अंग्रेजी शासन ये सिर्फ और सिर्फ भारत को लूटना चाहती है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ये जो है भारत का आर्थिक रूप से भारत को लूटना चाहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया? ठीक है, नेक्स्ट क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के द्वारा या किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने, किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? चलिए, अगर आप ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं बिल्कुल सही। 1833 का चार्टर एक्ट जो आया था उसी के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, मतलब कंपनी का शासन ही एक तरह से बोल सकते हैं समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट है। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। बताइए, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। कौन सा वो बैंक था? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। बताइए कौन सा था। चलिए, ऑप्शन नंबर बी, अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक जो है 1881 में स्थापित हुआ था। ठीक है, किस सन में हुआ था? 1881 में स्थापित हुआ था तथा ये भारतीयों द्वारा उनके प्रबंध में चलने वाला एक सीमित बैंक था। ठीक है, और ये प्रथम सीमित बैंक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण का लेखक कौन है? जो नील कृषक थे उनकी दुर्दशा पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था नील दर्पण, और उनके लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन थे। चलिए, अगर आप ऑप्शन नंबर बी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण को लिखा था। नील दर्पण पुस्तक को किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? महालवाड़ी प्रथा जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आएगा महालवाड़ी प्रथा, रैयत और ये अस्थाई बंदोबस्त, ये सब उसी में आएगा। तो ये इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पहली बार कब लागू की गई थी? किस सन में पहली बार महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी? तो बताइए किस सन में की गई थी? 1822 में। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका सही जवाब है। 1822 में सबसे पहले या सर्वप्रथम या पहली बार महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है सर टॉमस मुनरो? बताइए। चलिए, किससे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। किससे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। सर टॉमस मुनरो जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त भू राजस्व से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण किसने प्रतिपादित किया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपके सामने, कौन सा सही होगा जल्दी बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? बताइए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया, इसका मुख्य कारण या इसका कारण क्या था? ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका क्या कारण था। चलिए ऑप्शन नंबर ए, भारी उद्योगों का अभाव। जब उद्योग का अभाव ही रहेगा तो फिर उद्योग कैसे स्वतंत्र हो पाएगा या कैसे उसका स्वतंत्र रूप से विकास हो पाएगा? तो भारत में क्या था? भारत में भारी उद्योगों का अभाव था, इस वजह से उद्योगों का कोई भी स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया था ब्रिटिश शासन काल के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ये क्या हो रहा है? हाँ, अगला है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। ठीक है, बताइए जो 18वीं सदी में जो बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कौन था? उसका कारण कौन था? ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन थे। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ठीक है, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है, बताइए। अस्थाई बंदोबस्त किन किन क्षेत्रों में लागू किए गए तो उनमें शामिल है, बताइए किसमें? बंगाल में या बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले, बनारस। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, बताइए। चलिए देखते हैं, बंगाल में भी अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू किया गया था और बिहार में भी किया गया था, उड़ीसा में भी, मद्रास के उत्तरी जिले में, फिर मद्रास में भी किया गया था और बनारस में भी। मतलब यहाँ पर जो पांचों दिया गया, पांचों में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है? 1 2 3 4 एवं 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब? इन पांचों क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त लागू किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 में जो आया था से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? बताइए, पढ़ लीजिए, 2 सेकंड लीजिए। चलिए, आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? तो कौन सी भाषा थी? कौन सी थी? अंग्रेजी। कौन सी? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अंग्रेजी भाषा को जो है स्वीकार किया गया शिक्षा के माध्यम के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो कौन सी करती है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। कौन? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आज का, अगला, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, कहाँ हुई?
कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में भी केंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? भारत में भी केंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ था बताइए? चलिए किसके समय में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, किसके समय में हुआ था विकेंद्रीकरण का शुभारंभ? लॉर्ड मेयो के समय में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र कहा जाता है, बताइए। जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए किसे कहा जाता है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऊट के घोषणा पत्र 1854 को, डिस्पैच, ठीक है, ऊट के घोषणा पत्र 1854 को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा? चलिए अगर ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही, मुक्त व्यापार नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी। फ्री ट्रेड पॉलिसी नहीं अपनाया गया था। ठीक है, 1813 से पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है भारत में? अगर ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, रिश्रा, मतलब बंगाल में। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था। ठीक है, पढ़िए, देखिए, भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता, ये कथन किसका था? बताइए, ये कथन किसका है? बताइए, कथन किसका है? एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है ये। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था। ठीक है, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर जो अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में वर्षा करता था, ये बात किसने कहा था? तो ये बात किसने कहा था? आरसी दत्त ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है सही जवाब है। आरसी दत्त ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये कथन आरसी दत्त का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? बताइए, कौन है? कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन? ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी इसके लेखक है। ठीक है, इस सूचना अगर आप लोग घर बैठे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि दीपक सर की फ्री क्लासेस मिलती है आपको, जो कि यूपीपीएससी एसएससी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप दीपक सर की फ्री क्लास देख सकते हैं, जो कि डेली 8 बजे होती है, रात को 8 बजे होती है। और वहाँ पर आपको इनरोल करना होगा, और आप इनवाइट कोड सक्सेस मंत्रा का यूज करेंगे, और वहाँ पर जाकर आप दीपक सर की फ्री क्लासेस देख सकते हैं। और भी क्लासेस हैं इनकी जो 4 बजे होती है, उसको भी दिखा देते हैं।
देखिए, और इनकी एक क्लास भी है जीके की है, जो कि शाम 4 बजे होती है, ठीक है, शाम 4 बजे होती है, और ये बिल्कुल ही फ्री है। और यहाँ पर भी आप इनवाइट को सक्सेस मंत्रा का यूज करेंगे, तब आप जाकर इनके जो है कोर्स, इनके क्लासेस को देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और भी अगर अनअकैडमी के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ पर कैसे कैसे कोर्स हैं और कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, तो आप जो है वहाँ पर पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहां जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। और चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, बताइए। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो किसने लिखा था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? रमेश चंद्र दत्त ने। किसने? रमेश चंद्र दत्त ने। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। इसकी स्थापना कब हुई थी, या सॉरी इसकी स्थापना किसने की, बताइए। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब होगा, बताइए। किसने की थी? डेविड हेयर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है, किसने किया था? डेविड हेयर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? बताइए, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? बताइए कौन थे? चलिए कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए क्या इसका सही जवाब है। कौन थे? किसे कहा जाता है प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा? गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। देखिए, कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो कौन सा अधिवेशन था? कराची का अधिवेशन 1931 में हुआ था, कराची अधिवेशन 1931 के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? बताइए किसने किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? किसने किया था? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, बरुद्दीन तैयबजी ने किया था। किसने? बरुद्दीन तैयबजी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? बताइए कब आरंभ हुई? ऑप्शन आपके सामने, बताइए। 1850 ईस्वी में। कब? 1850 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। बताइए, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, क्या था? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक है। क्या परिणाम था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी ने ये बात बोला था कि जो है ब्रिटेन जो है भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था। ठीक है, और उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारत में आत्मविश्वास जगाया। नहीं, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, फर्स्ट इसका सही जवाब है। तो कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक क्या है इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई। बताइए वो कौन सा गवर्नर था जिन्होंने भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर यह बोला कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई। तो कौन गवर्नर था वो? जी हाँ, विलियम बेंटिंक। कौन? विलियम बेंटिंक। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे। बताइए उसके अध्यक्ष कौन थे? 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। ये जो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन देखें ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किसी न किसी एग्जाम्स में आ ही गए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी। अगर ये क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई सुझाव देना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।